मैं शारदा शर्मा आप सभी का आपकी अपनी संस्कृत क्लास में स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की शेमुसी पुस्तक का पाठ्यक्रम अध्ययन करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या-क्या चीजें हैं, हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या छोड़ना है और किस तरीके से हमें हर टॉपिक को तैयार करना है। तो देखो, ये हमारा पाठ्यक्रम है, जो कि जून में जो जारी हुआ है। उसमें देखो, पहले हमारे अपठित अवबोधनम ये आएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। एक मिनट। हाँ, ये देखो, अपठित अवबोधनम है, वो हमारे आएगा 8 नंबर का। और रचनात्मक कार्यम है, ये 15 नंबर का। अनुप्रयुक्त व्याकरण है, वो आपके 25 नंबर की। पठित अवबोधनम है, वो 32 नंबर का। टोटल होएगा 80 नंबर का। 80 नंबर के पेपर में 8 नंबर का अपठित अवबोधनम आएगा और रचनात्मक कार्यम 15 नंबर के और अनुप्रयुक्त व्याकरण है वो 25 नंबर की और पठितावबोधनम है वो कितने नंबर का? 32 नंबर का। ऐसे मिला के टोटल कितने हो गए? 80 नंबर के। अब इनका आगे चलते हैं, इनका और अच्छे से विश्लेषण करते हैं। देखिए भी, सबसे पहला टॉपिक हमारा अपठिताव बोधनम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा पढ़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन हम इसके इतने अभ्यास कर लेंगे 7-8 पैराग्राफ का गद्यांशों का, जिससे ये हमारा पढ़ा हुआ ही हो जाएगा। लेकिन पेपर में अपठिताव बोधनम के नाम से आता है, यानी कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं होता है ये, कहीं और से पैराग्राफ देते हैं और उसमें किस तरीके के प्रश्न होते हैं जो इसमें दिए हुए हैं, वो हम आज अध्ययन करेंगे। देखो, 80 और 100 शब्द परिमिति, यानी 80 और 100 शब्द सीमा होती है इसकी, और एक सरल गद्यांश होता है और उसमें यहाँ जो दिए गए हैं उसी क्रम में, यानी कि एक पद में उत्तर देना होता है, 4 प्रश्नों के उत्तर, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होते हैं 3 के, और शीर्षक प्रदान वाला होता है। जैसे कि एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में सिर्फ हमें क्या करना है, एक ही शब्द में उत्तर देना है। पद या शब्द एक ही चीज होती है, यानी कि पद वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद होता है, और शब्द सीधा जैसे अर्थ देता है तो शब्द होता है। तो देखो, एक पद में उत्तर देने आएंगे कितने? 4। पूर्ण वाक्य में उत्तर कितने देने होंगे? 3। किससे देने होंगे? यानी कि जो गद्यांश दिया हुआ होगा ना, उसी के माध्यम से, यानी उसी में से हमें खोज करके और पहले उसको पढ़ना है अच्छे से, और उसके बाद में यहाँ जो ये प्रश्न दिए हुए हैं उस तरीके से वहां प्रश्न दिए हुए होंगे और उनका हमें उत्तर देना है। फिर पूर्ण वाक्य के 3 आएंगे, और जो शीर्षक प्रदान वाले हैं, एक शीर्षक प्रदान से संबंधित आएगा, यानी कि जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें किस बात पे ज्यादा जोर दिया गया है, तो वो हमारा शीर्षक होगा। अनुच्छेद आधारितम भाषिक कार्यम, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ में जो भाषा से संबंधित, यानी कि व्याकरण से संबंधित चीजें हैं, वो उनको आधार मान करके और प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखो, अति लघुतरात्मक 4 प्रश्न होंगे। उसमें देखो क्या क्या चीजें, किस किस चीज को, यानी कि व्याकरण में किन किन चीजों को आधार मान करके प्रश्न पूछेंगे, वो है। तो देखो, वाक्य में कर्तृ क्रियापद चयनम, यानी वाक्य में कर्ता देख करके और उसकी क्रिया पूछ सकते हैं, और या क्रिया देख करके उस क्रिया का कर्ता पूछ सकते हैं। विशेषण विशेष्य चयनम, यानी कि विशेषण और विशेष्य का चयन भी पूछा जाता है, यानी कि विशेषण दे दिया और पूछ लिया कि इसका विशेष्य क्या है, या फिर विशेष्य दे दिया और विशेषण पूछ लिया कि इसका विशेषण क्या है। तो ये हम जब पैराग्राफ अपठितावबोधनम का टॉपिक करेंगे तो वहां से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इतना अच्छे से अध्ययन करेंगे उसका, इतने अच्छा अभ्यास करेंगे तो ये सारे हमारे वहां पे क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे देखो, संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग है अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग है, यानी कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग, यानी किसी शब्द में जैसे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है किसी नाम की जगह, तो उसका नाम पूछेंगे कि ये सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में आया है, या फिर सर्वनाम के स्थान पे, मतलब ये सर्वनाम है वो किस संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि हम ये गद्यांश पढ़ेंगे तब वहां अध्ययन करेंगे। पर्याय और विलोम पद चयनम, यानी कि किसी शब्द का पर्यायवाची पूछेंगे और या फिर विलोम शब्द पूछेंगे, जो गद्यांश में से हमें ढूंढ करके उत्तर खोज करके देना है।
अब आगे खंड ख, ये खंड ए था और अब ये खंड खंड क था, ये खंड ख है। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में यानी कि हमें, रचनात्मक का मतलब है नवीन, नई रचना करना, यानी नई चीजें बनाना। तो देखो जैसे संकेत आधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन, संकेत आधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन। इसके अंदर पत्र लेखन आएंगे औपचारिक और अनौपचारिक। यानी औपचारिक तो वो होते हैं जहां पे हम कार्यालय से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और अनौपचारिक जो हम घरेलू पत्र जो लिखते हैं वो होते हैं। तो ये दोनों संकेत के माध्यम से आएंगे, यानी कि बोर्ड आपको सारा कुछ लिख के देगा, आपको सिर्फ उसमें ऊपर शब्द भी देंगे, वो शब्द ढूंढ ढूंढ करके उसके अंदर फिल करना है आपको। चित्र आधारित वर्णनम अथवा संकेत आधारित वार्तालाप लेखन, इसके अंदर भी चित्र आधारित वर्णन और संकेत आधारित वर्णन, इसके अंदर भी आपको चित्र आधारित वर्णनम अथवा संकेत आधारित वार्तालाप लेखन, यानी कि बातचीत, किसी के दो पात्रों के बीच या तीन पात्रों के बीच बातचीत जो होती है, उस वो भी आपके संकेत के माध्यम से पूछेंगे। और अथवा में आपके चित्र आधारित वर्णन रहेगा, यानी कि एक चित्र दिया हुआ होगा और उसके नीचे मंजूषा में शब्द दिए हुए होंगे, और फिर हमें चित्र देख करके ये पता लगाना है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसी जो चित्र में जो जो चीजें दिखाई दे रही है और साथ में शब्द भी दिए हुए होंगे, और उन शब्दों के माध्यम से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। चाहे ये करो या फिर संकेत आधारित जो वार्तालाप लेखन है ये करो, क्योंकि संकेत आधारित वार्तालाप लेखन में भी मंजूषा में शब्द दिए हुए होंगे और रिक्त वाक्य बनाए हुए होंगे, और उसमें भी क्या होगा, बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़े हुए होंगे, और हमें उन वाक्यों के अकॉर्डिंग उनमें उनको सेट करना है। फिर आगे देखो अनुवाद कार्यम, अनुवाद कार्यम में 6 वाक्य हिंदी में दिए हुए होंगे, और उसमें से हमें कितने करने होंगे, 4 करने होंगे। 4 हमें सही करने होंगे, जो हमें आएंगे वो 4, जो आपको आएंगे वो 4 करने होंगे आपको। और घटनाक्रम संयोजन, और घटनाक्रम संयोजन का मतलब है यानी कि या तो कोई कहानी की कुछ लाइनें दी हुई होंगी जिसमें से आपको वो आगे पीछे क्रम कर दिया जाएगा उनका, और फिर हमें उन क्रम को सही लगाना है, सही क्रम में करना है। या फिर कोई भी किसी भी घटना के बारे में हो सकता है, या पहले आपने जो कहीं भी जो किताबें पढ़ी है 6, 7, 8 में या 9th में, उनसे उन पाठों में से भी आ सकता है, या फिर कोई जैसे कहानियां होती है उनमें से कथा वाली होती है उसमें भी से आ सकता है। तो वो हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम अभ्यास कर लेंगे उनका, उसका भी। तो अब आगे देखो, आगे देखो। अब इसके भी देखो घटनाक्रम संयोजन, जो क्रम रहित वाक्य आएंगे उसके भी अथवा में आएगा। एक मिनट, उसके भी अथवा में आएगा। संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन, ये आएंगे 5 वाक्य, यानी संकेत दिए हुए होंगे और अनुच्छेद लेखन करना आएगा, यानी कि एक पैराग्राफ लिखना आएगा, उसमें भी हमें शब्द लिखे हुए होंगे और उन्हीं के आधार पे और संकेत के आधार पे हमें पैराग्राफ लिखना है। और अब आपके आता है आगे वाला खंड ख, ये देखो ये आ गया खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। क्या है ये, अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी कि व्याकरण के प्रश्न जो कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। इनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम को अच्छे से देखते नहीं है ना, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हम किसका अध्ययन करें और किस टॉपिक का किस तरीके से अध्ययन करें, उसमें से क्या छोड़ें क्या पढ़ें। और जब हम ये जान लेते हैं तो हम एक अच्छी हमारी रणनीति तैयार हो जाती है, और हम अच्छे से उसका हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो जो चीजें हमारे सिलेबस में है, इनकी पाठ्यक्रम में है, वो हम उनका अध्ययन करें पॉइंट टू पॉइंट, तो फिर हमारे नंबर बढ़ने में, यानी कि हमें अधिक से अधिक नंबर अचीव कर सकते हैं हम। अब देखो आगे संधि, संधि में क्या क्या आएगा। संधि में आपके व्यंजन संधि,
व्यंजन संधि में स्तुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, चरत्व और अनुस्वार, ये है दो दो चार पांच संधियां आएगी आपके, जो कि कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, हम इनका भी अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में विसर्ग, लोप, उत्व, रुत्व और सत्व, ये है। और इसके बाद देखो स्वर संधि इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम अध्ययन इसका भी करेंगे। स्वर संधि का भी अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि स्वर संधि का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें आगे वाली संधि भी नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है आपको आती हो स्वर संधि, लेकिन फिर भी मैं तो ऐसे ही आपको अध्यापन करवाऊंगी कि मान लो आपको 0 लेवल से लेके चलेंगे, ताकि हमें पीछे वाली वापस आपको आती भी है तो भी रिवीजन हो जाएगी और आगे वाली अच्छे से समझ में आएगी। अभी देखो, अब इसमें देखो, फिर आगे आते हैं आपके समास। समास का भी हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से कौन कौन से समास आपके सिलेबस में है। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ये समास हम जब समास का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि अव्ययी भाव पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ना है। अब फिर आते कारकाणी, यानी कारक, कारकों का सामान्य परिचय और उपपद विभक्ति नियम। तो ये भी हम जब कारक वाला प्रकरण पढ़ेंगे तब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि कारकों में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उपपद विभक्ति नियम से संबंधित, यानी कि विभक्तियां दी हुई होगी और उसमें आपको उपपद विभक्ति का जो चिन्ह दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें विभक्ति लिखनी होगी। और या फिर जैसे विभक्ति का ज्ञान, यानी विभक्ति पूछ भी सकते हैं, विभक्ति दे करके पूछ भी सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है और क्या कारण है, इस विभक्ति के आने का कारण क्या है। अशुद्धि संशोधनम, अशुद्धि संशोधन यानी कि किसी में कोई विभक्ति दूसरी लगाई हुई है और उपपद विभक्ति का नियम कुछ और कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें उस विभक्ति का उस वाक्य में जो अशुद्ध होगा उसको हम संशोधित करके हमें लिखना होगा। फिर आगे देखो प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, त्वेत, अनियर, तिन, ल्युट, त्रिच, मतुप, इन, ठन, त्व, तल, टाप और गींप, ये इतने प्रत्यय है। इन प्रत्ययों का भी अध्ययन करेंगे। फिर अव्यय पद, अव्यय पद में अवयवों का सामान्य परिचय पूछेंगे और वाक्यों में अवयवों का प्रयोग पूछेंगे। अवयवों का सामान्य परिचय और वाक्य में अवयवों का प्रयोग कैसे होता है, यानी रिक्त स्थान दिए हुए होंगे और उसमें ऊपर मंजूषा में अवयव दिए होंगे और उससे हमें वाक्य के अकॉर्डिंग, यानी कि वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग अवयव को उसमें भरना है। उपसर्ग, उपसर्ग संस्कृत में वैसे 22 होते हैं, लेकिन आपके यहाँ सिलेबस में इतने ही दे रखे हैं। अप, निस, निर, दुर, आंग, उद, अधि, ये उपसर्ग, इन उपसर्गों का हमें अध्ययन हम अच्छे से करेंगे जब हम उपसर्ग का प्रकरण पढ़ेंगे। शब्द रूपाणी, यानी कि शब्द रूप हमें जब तक नहीं आएंगे, अर्थात जब तक आपको शब्द रूप नहीं आएंगे तब तक आगे की व्याकरण भी नहीं आएगी। शब्द रूप और धातु रूप और इसके साथ ही अनुवाद कार्य, यानी अनुवाद वाला टॉपिक आपको नहीं आता है अच्छे से, तो पूरी संस्कृत उसी पे टिकी हुई है और ये चीजें हमें समझनी है, समझ करके याद भी करनी है। तो मुख्य रूप से आपके ये शब्द रूप आएंगे छात्र, हरि, पितृ, गो, गुरु, नदी, वधु, अस्मद, युष्मद, त्रिषु लिंगेषु, सर्व, तत्, यत्, किम, ये सर्वनाम शब्द रूप है। फिर धातु रूपाणी, धातु में लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार, यानी कि 5 लकार मुख्यतः आपको अध्ययन करने हैं और 5 लकारों में से ही आपके प्रश्न आएगा, जिसमें से कुछ धातुएं भी दी हुई है यहाँ पे, भू, गम, इस, प्रच, लिक, हन, भी, दा, नृत, जन, क्री, क्रीड, चिंत, त्यज। और आत्मनेपदी धातु में आपके सेव धातु और लब धातु और केवल लट लकारे, यानी कि केवल लट लकार में ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे देखिए संख्यावाची, संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान में आपका 100 से आगे की संख्याएं पूछेंगे। और फिर अब आता है खंड, ये घ में पठितावबोधनम, यानी कि हमारे जो पुस्तक में हम जो पढ़ेंगे
वो चीजें आएगी। यानी कि अब इस हमारी जो सेमुसी भाग द्वितीय है कक्षा 10 की पुस्तिका, उसमें से ये आपके इस तरीके से प्रश्न आएंगे। हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है, उस पे फोकस करना होगा। तो देखो, पहले पहले आपके पाठ्य पुस्तक में से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे और पाठ्य पुस्तक में इसके अंश यानी 3 में से 3 अंश आएंगे। कौन कौन से? यानी एक गद्यांश में से, एक पद्यांश में से और एक नाट्यांश में से। गद्यांश यानी कि जिसमें श्लोक नहीं होते हैं वो गद्यांश, यानी कि जिसमें रस और छंद वगैरह नहीं होते, वो गद्य पाठ होते हैं। उन गद्य पाठों में से जो आएगा एक पैराग्राफ, वो गद्यांश होता है। और पद्यांश यानी जो श्लोक वाले हमारे पाठ हैं, यानी कि श्लोक वाले हो या फिर वो जैसे गीत है, पहला सूची पर्यावरण वाला, और आगे जैसे मान लो और भी है, सुक्ति मोक्तिकम है। तो उन पाठों में से हमारे सिलेबस में आपके जो पेपर होगा उसमें एक तो गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा और एक नाट्यांश यानी नाटक वाला जो पाठ है। 2 पाठ है आपके सिलेबस में, उनमें से आएंगे। एक एक गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाट्यांश आएगा और उसमें से आपको प्रश्न दिए हुए होंगे। वो नीचे प्रश्नों का पैटर्न भी नीचे दिया हुआ है कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो इसमें से देखो, प्रति अंशम यानी प्रत्येक अंश मतलब एक गद्यांश आएगा, उसमें से भी ये इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। एक पद्यांश श्लोक दिया हुआ होगा, उसमें से भी आपके इसी तरीके के प्रश्न आएंगे और नाट्यांश दिया होगा, उसमें भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। यानी कि एक तो जैसे मान लो गद्यांश दे दिया और उसके बाद उसमें से प्रश्न किस तरीके के बनेंगे? एक पदेन उत्तर, यानी कि एक ही शब्द में उत्तर देना होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। कितने? 2 आएंगे और आधे आधे नंबर के होंगे, ये 1 नंबर का हो गया। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे और उसमें से कितने आएंगे? उसमें वो प्रश्न भी 2 आएंगे और ये 1-1 नंबर के होंगे, ये 2 नंबर के हो गए आपके। फिर भाषिक कार्यम यानी कि व्याकरण से संबंधित, तो इसके अंदर क्या किस तरीके के प्रश्न आएंगे? वही है जो अपठितावबोधनम में हमने देखा ना, वैसे उसी तरीके के प्रश्न होंगे। कृतरी क्रियापद चयन होगा और विशेषण विशेष्य से संबंधित प्रश्न होगा और सर्वनाम पद पे के स्थान पे संज्ञा का पद लेखनम यानी संज्ञा लेखनम, ये इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। टोटल एक पद्यांश में से या एक गद्यांश में से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल कितने प्रश्न आएंगे? 2 2 4 2 6 प्रश्न आएंगे और वो कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के होंगे। तो 4, एक गद्यांश में से 4 हो गए, एक पद्यांश में से 4 हो गए और एक नाट्यांश में से 4 प्रश्न होंगे। कुल कितने हो गए? 12 नंबर के हो गए। ये 4-4 नंबर के आएंगे और इसमें से 12 नंबर के हो गए। फिर देखो, पाठ्य पुस्तकात् पद्यांशस्य सूक्तवचनस्य वा हिंदी भाषायां सप्रसंगम भावार्थ लेखनम, यानी कि पाठ्य पुस्तक के किसी एक पद्यांश या सूक्ति का हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना आएगा। तो ये भी आपके 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का आएगा। आगे देखो, अब भावार्थ लेखनम कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। अब आगे हैं पाठ्य पुस्तक में से पद्यांश हो गया। अब अन्वय लेखनम, यानी कि अन्वय भी आपके रिक्त स्थान के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। सीधा श्लोक दे देंगे और आपसे उसका अन्वय भी सीधा पूछ सकते हैं, या फिर आपसे जैसे रिक्त स्थान दे देंगे बीच बीच में से और ऊपर मंजूषा में वो जो वहां से अन्वय में से जो जो शब्द छोड़े हुए होंगे वो दे देंगे और आपको सेट करके लिखना है। तो अन्वय लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से, अब यहाँ तो रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से दे रखा है तो और इजी हो जाएगा। प्रश्न निर्माण, यानी 4 प्रश्न निर्माण करने आएंगे 4 नंबर के, और अन्वय वाला कितने का आएगा? ये भी 2 नंबर का और भावार्थ वाला भी 2 नंबर का। फिर पर्याय विलोम पद लेखनम, ये पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे कितने? 4। ये कितने नंबर के आएंगे? आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के आएंगे। फिर पाठ्य पुस्तक में से
2 श्लोक लिखने आएंगे, यानी जो इस प्रश्न पत्र में नहीं होंगे वो श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई भी 2 श्लोक लिखने होंगे। ये भी कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के हैं। फिर एकस्य गद्यांश गद्य पाठ से हिंदी भाषायाम सार लेखनम, यानी एक गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना आएगा, यानी कि हिंदी भाषा में आपको कहानी का या फिर कोई भी गद्य पाठ है उसका सार लेखन करना होगा, सार लिखना होगा, जो 2 नंबर का आएगा। अब निर्धारित, तो ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं, तो हम हमारे नंबरों में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि हम अच्छे से सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है और जिस तरीके से उसमें से क्वेश्चन आने हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। नहीं तो फिर जो हमारे काम की चीज नहीं है और वो हम पढ़ते जाते हैं, उससे हमें फायदा कम होता है। तो हमें हमारा पाठ्यक्रम, हमने आज हमारा पाठ्यक्रम डिस्कस किया है और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे आगे की पुस्तक पढ़ेंगे, और जब भी हम पाठ पढ़ें तो पाठ में भी हमारे क्या क्या चीजें आएगी और किस तरीके से हमारे सिलेबस में से हमारे पेपर में आएगा या एग्जाम में आएगा, तो उसी तरीके से हम उन पाठों का अध्ययन करेंगे। तो मैं इसी के साथ आज अपनी इस संस्कृत क्लास को विराम देती हूँ। आगे कल हम क्रम से एक एक टॉपिक को लेकर के और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।